नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। पिछले क्लास में जो आपको दिया गया था उदाहरण, उसमें डेट ऑफ बर्थ थी 27 अक्टूबर 1952, शायद यही थी। चलिए गौरव जी अनम्यूट करिए। जी गुरुदेव। 27 अक्टूबर 1952 2:12 27 अक्टूबर 1952 14:12 यानी 2:12 नागपुर। कुंडली आप लोगों के सम्मुख है। पहले कुंडली पे चर्चा कर लेंगे, फिर नवमांस वगैरह भी देख लेंगे। आप लोग फिर अपनी तरफ से मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों ने कैसा क्या बताया, क्या रिजल्ट रहा है। यह सम्मुख कुंडली है आप लोगों के। लग्न कुंडली यहाँ पे है, आप लोग देखते रहेंगे। आज विवाह से ही संबंधित और भी कुंडलियां लेंगे हम लोग, जहाँ प्रॉब्लम्स रही हैं विवाह में। कुंभ लगन की कुंडली है। सबसे पहले लगन ही देखना होता है। कुंभ लगन की कुंडली है। लग्नेश शनि है, जो कि अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ है। तो लग्नेश शनि अष्टम भाव में है। आठवें में तो थोड़ा सा पीड़ित तो होगा ही, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मित्र बुध की राशि में है और चलित कुंडली में उच्च का हो जा रहा है। ठीक है, तो उतना अधिक ये शनि पीड़ित नहीं है। लॉन्गेविटी प्रदान करेगा। अष्टम का शनि आयु भी बढ़ाता है। लेकिन अगर लग्नेश ही छठे आठवें में या 12वें में जाएगा तो 12वें में उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन लग्नेश अगर छठे भाव में आए, आठवें में आए, तो लाइफ में बड़े झंझावात आते हैं। बहुत सारी परेशानियां टाइम टू टाइम आती रहेंगी, यानी व्यक्ति का जीवन मुसीबतों से भरा रहेगा। अब यहाँ पर जो मुसीबत से भरा शब्द है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास धन नहीं रहेगा, सुख के साधन नहीं रहेंगे। इन सारी चीजों के बावजूद भी कुछ चीजें होती हैं कि परेशानियां आती ही रहें। अभी आगे आपको पता भी चलेगा। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है, तृतीय भाव में बैठा है। गुरु की स्थिति ठीक है। गुरु सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, जिसपे हमें चर्चा करनी है। स्पेशली विवाह भाव पर गुरु की दृष्टि पांचवी है। आगे इस कुंडली में राहु और चंद्रमा का एक दुर्योग यहाँ पर बना हुआ है। अगर योग देखेंगे तो शुक्र और बुध का योग बना हुआ है। कुंभ लगन है। कुंभ लगन में शुक्र और बुध कारक होते हैं। शुक्र जो है भाग्य का स्वामी है, और बुध जो है यहाँ पे पंचमेश है। शुक्र चतुर्थेश भी है। तो शुक्र और बुध की युति से राजयोग बन रहा है। कर्म भाव में बना है। कैरियर वगैरह ठीक ठाक रहेगा। दो दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, तो घर और गाड़ी का सुख भी ठीक रहेगा। कर्म भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में मित्र के घर में है, यह भी स्थिति अच्छी है। यानी कैरियर वगैरह की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। धन भाव भी गड़बड़ नहीं है। धन भाव का स्वामी ठीक जगह है, 6 8 12 में नहीं है। तो यहाँ पे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? एक तो सप्तम भाव का विश्लेषण करिए। किसी भी भाव का विश्लेषण करने में सबसे पहले भाव देखिए। भाव हमने ये ले लिया, भाव भावेश कारक दृष्टि ये सब देखना होता है। तो भाव हमने ले लिया, भाव ठीक है। भाव में कोई नीच वगैरह का ग्रह नहीं बैठा है। भाव मतलब यही है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच का है, अस्त है, वक्री है, ये सब देखना। तो भाव हमने देखा तो भाव पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं है। गुरु की दृष्टि है, जो कि बेनिफिक लाभकारी इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये एक पॉजिटिवनेस हुआ, ये एक अच्छा कारण बनेगा। लेकिन भाव के स्वामी को देखिए। भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। वह कहाँ बैठा हुआ है? नीच राशि में बैठा हुआ है।
भावेश नीच का हुआ, भाव का मालिक जो है वो कमजोर हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी चीज आपको दिखेगी कि गुरु की दृष्टि भाव पर भी है और भावेश पर भी है। इसका क्या असर हुआ ये भी मैं बताऊंगा। भाव तो खराब हुआ है लेकिन भाव पे भावेश पे दृष्टि है। अब क्या होता है, अगर आप वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सुख का विचार करेंगे तो द्वादश भाव जरूर देखेंगे। द्वादश भाव में शनि मंगल हो तो विवाह में भी बहुत देरी भी होती है, दिक्कत भी होती है। सूर्य हो तो भी होगा, चंद्रमा होगा तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, शुक्र हो गुरु हो शुभ ग्रह से कम दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं एक ऐसा ग्रहण दोष बना है जो कि पूरा का पूरा फल दे रहा है। द्वादश भाव में चंद्रमा और राहु एक साथ है और देखिए चलित में दोनों ग्रह लगन में जा रहे हैं, एक नहीं दो के दोनों जा रहे हैं। दोनों ग्रहों के आगे प्लस लिखा है ना, तो प्लस मतलब चलित में ये आगे चले गए यहाँ। तो ये जो ग्रहण दोष बना लग्न कुंडली में भी है चलित में है, इसलिए यह पूरा असर देगा। ये जो है बड़ा मन खराब करेगा। क्या करेगा इसका असर समझिए। देखिए ये सप्तम भाव हमारा काम भाव तो है, लेकिन उस काम की जो प्राप्ति होती है वो द्वादश भाव में होती है। और द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ कौन बैठा है, राहु। यानी इनका जो काम सुख है ना वह स्थिर नहीं है, मन इनका फंसा हुआ है। मतलब कई स्त्रियों से में इनका मन फंसे ऐसा भी संभव है। इस चंद्रमा एक तो स्त्री ग्रह भी है, तो ये यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये द्वादश भाव भी वैवाहिक सुख को नष्ट कर रहा है, यहाँ पर सूर्य भी प्रभाव डाल रहा है नीच का होकर के। आ जाइए थोड़ा सा अंश और राशि नक्षत्र देख लेते हैं। सप्तमेश कौन सा ग्रह हुआ है, सूर्य हुआ है। सूर्य को देखिए, सूर्य तुला राशि में है यानी नीच राशि में है, 10 डिग्री का है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि और साफ आप लोगों को दिखे। सूर्य तुला राशि में 10 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है। किस नक्षत्र में है, स्वाति। और किसके नक्षत्र में है ये, राहु के। विश्लेषण करते समय ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा, किसके नक्षत्र में है यह बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, मैं नक्षत्र क्यों देखने आया, मैं नक्षत्र इसलिए देखने आया कि एक तो ये सूर्य पीड़ित है, नीच का है, इसके पास में जो है बल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ऊपर से ये नक्षत्र भी पा गया है तो इसको राशि तो पीड़ित कर ही रही है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रह को सूर्य को राशि तो पीड़ित कर ही रही है, साथ ही साथ ये नक्षत्र भी सूर्य को पीड़ित कर रहा है। अगर यही यह सूर्य गुरु के नक्षत्र में होता, मंगल के नक्षत्र में, चंद्रमा के होता, तब इसको नक्षत्र से कंफर्ट मिलता। लेकिन यहाँ पर इसे नक्षत्र से भी पीड़ित है, राशि से भी पीड़ित है। यानी सूर्य को ज्यादा यहाँ पर बुरा फील हो जा रहा है। आगे आ जाते हैं, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कौन कौन कर रहा है, चंद्रमा और राहु, उसको भी देखते हैं। चंद्रमा मकर राशि में 26 अंश का है, मंगल के नक्षत्र में है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा 12वें भाव में, चंद्रमा का नक्षत्र हम ठीक मान लेंगे। राहु का नक्षत्र देखते हैं, राहु भी मंगल के नक्षत्र में है। प्लीज पे अटेंशन, राहु किसके नक्षत्र में है, मंगल के। मंगल के नक्षत्र में राहु कंफर्ट पाएगा, वो तो और आग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो चंद्रमा और राहु की पीड़ा है, चंद्रमा और राहु के साथ होने से उसमें राहु और बिगड़ गया। राहु समझ लीजिए एक ऐसा सांड हो गया है, बुल हो गया है, जो गुस्से में लोगों को मारने दौड़ रहा है। तो ये चंद्रमा पे और ज्यादा अटैक करेगा, यानी इनको मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा देगा। अब यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा, सभी लोग देख सकते हैं, वैवाहिक जीवन से अलग हट करके। जब 12वें भाव की चर्चा हो रही है तो आप जानते हैं 12वां भाव हमारा बिस्तर है। बिस्तर जहां है वहां क्या है, नींद है। इनका नींद भी खराब होगा, ये चीज आप अपने आप इतना अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि 12वें भाव से जब नींद देखना है तो चंद्रमा राहु है और मंगल जो है, ये राहु मंगल के नक्षत्र में और उत्तेजक हो रहा, इन जातक की नींद खराब होगी।
इन जातक की नींद खराब होगी। इसका और कंफर्मेशन कैसे मिल जा रहा है कि जो 12वें भाव का स्वामी शनि है वो छठे भाव में है, यानी भावेश भी कहीं ना कहीं से पीड़ित है, भाव भी पीड़ित है। तो नींद की समस्या होगी। समस्या का कारण क्या होगा ये आप जानते हैं, यही काम सुख, वैवाहिक सुख, यही सब बनेगा। इसीलिए इनको जो है इतनी परेशानी हुई। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इनका आप लोग नोट कर लीजिए। इनको वैवाहिक सुख की कमी हुई। यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि है, गुरु सप्तम को देख रहा है, गुरु सप्तमे सूर्य को देख रहा है, इसलिए सप्तमेश पीड़ित हुआ, ये दोष बना। इन सबके बावजूद डाइवोर्स नहीं हुआ, इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। मृत्यु होना, डाइवोर्स होना, दोनों स्थितियों में अंतर है। गुरु की दृष्टि के कारण से मृत्यु तो भाई सबकी होती है, किसी की कम उम्र में, किसी की अधिक में। दुख का कारण तो बना ही बना, लेकिन वो तलाक वाला जो कारण होता है, जहां पर लड़ाई झगड़ा कलह, वो सब गुरु के कारण से बचा। यहाँ पे इनकी पत्नी की मृत्यु जब हुई थी मार्च 1987 में, नोट करिए। कुंडली का डेटा आपके पास है, ऑलरेडी है। मैं इवेंट भी बता रहा हूं। अब हमारा काम है कि इसे हम टैली करें। 1987 में, 1987 में मृत्यु हुई। अब इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, दशा वाले टेबल पे चलते हैं और 87 में क्या था कैसा था देखते हैं। गु- 87 गुरु में सूर्य की अंतर्दशा। गुरु की महादशा थी। 1976 में गुरु की महादशा आई इनको। दोनों चीजें साथ साथ कवर होंगी, कुंडली विश्लेषण और दशा दोनों। हम जितना प्रयास करेंगे उतना आप भी कर देंगे, पक्का आ जाएगा। एक नहीं, आप जो है 10-20 कोर्स जाके ज्वाइन कर लीजिए ना, जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कम पैसे में भी कर रहा हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं। अन्यथा सिर्फ एक एक कोर्स के पैकेज की फीस 10-10, 11-11 हजार रुपए है। लेकिन मुझे पढ़ाने का शौक है, इसलिए हम कर रहे हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है। जो मतलब हम ये नहीं मानते हैं कि गौरव जी हैं या इरेन जी, कोई भी है, मतलब सबकी बात है। एक दो का तो मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ कि मतलब ये वीडियो हम दे दें, हमारा काम खत्म, कुछ मिल गया। हम चाहते हैं आप लोग ट्रेंड हो जाए, लायक हो जाए, सीख लें। दो लोगों को और सिखाएंगे तो बताएंगे आज तक हम जहाँ पढ़े उसमें से सबसे अच्छा हमको आदित्य द्विवेदी जी ने पढ़ाया। या फिर आप लोग अच्छे हो भी जाएंगे तो मेरे लिए भी फायदेमंद है, मेरा भार हल्का होगा, कुछ काम आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि काम तो मुझे करना है, काम करने का बहुत शौक है। इतना काम ला के रख दूं हमेशा, मतलब इसलिए नहीं कि ढेर सारा पैसा ही आ जाए, लेकिन काम आए, काम का शौक है। मतलब मुझे प्रसन्नता होती है, मैं काम ले आया, लोग हमारे पास आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैं कौन सा मार्च 87 बता रहा हूँ। मार्च 87 गुरु की महादशा में देखिए सूर्य की अंतर्दशा थी। सूर्य था ना। अक्टूबर 1986 में शुक्र खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शुक्र स्त्री का कारक है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन इसमें इनकी मृत्यु हुई होगी। गुरु के पहले जब ये शुक्र वाली अंतर्दशा थी, तो शुक्र चूंकि स्त्री का कारक है, तो स्त्री से संबंधित कुछ ना कुछ प्रभाव बनाया होगा। यानी 84 से 86 के बीच में ही मृत्यु का कारण कुछ ना कुछ डेवलप होने लगा था। और फिर जब सूर्य की अंतर्दशा आई तब मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे अगर हम घटना का समय देखें तो यहाँ पर तो एकदम से आसान ही हो गया। घटना कब घटित हुई, सप्तम भाव की घटना थी और सप्तम भाव के स्वामी की अंतर्दशा में घटित हुई। यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। गुरु में घटित हुआ, गुरु की दोनों पर दृष्टि है, गुरु लगन के लिए अच्छा ग्रह नहीं है। गुरु जो है लाभेश और द्वितीय होकर के मारक तो हो ही गया। और मारक के बारे में मैं कहता हूं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक कष्ट देना। तो इसने मतलब पारिवारिक कष्ट दिया, मानसिक कष्ट दिया, मार के स्था दिया। किससे संबंधित दिया, जहां बैठा है, जहां दृष्टि है, उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ उसने बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे और एक रोचक चीज,
क्योंकि मैं नीचे इसको आपको अंश राशि दिखाने का इसका एक कारण है। नीचे देखिए जरा, तो गुरु मेष राशि में है, 24 डिग्री का है। और ये लीजिए, भरणी नक्षत्र किसका नक्षत्र होता है? शुक्र शुक्र का। का। शुक्र से ही तो स्त्री का विचार होगा। जी। यानी जिस चीज से स्त्री का विचार होगा, शुक्र कारक है उसके। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, नक्षत्र जरूर देखिएगा। जैसे गुरु शुक्र के नक्षत्र में है ना, तो शुक्र जिन भाव का स्वामी है और जिस चीज का कारक है, गुरु उसका फल जरूर देगा। स्क्रीन पे देखेंगे आप लोग, अगर यही गुरु शनि के नक्षत्र में बैठा होता, तो शनि जिन चीजों का कारक है, कारक किसका है शनि? बीमारी का, थकान का, मजदूर वर्ग का, मेहनत का, परिश्रम का, गलत कामों के सजा देने का, और लग्न और द्वादश का स्वामी है। तो अगर गुरु शनि के नक्षत्र में होता तो लग्न और द्वादश का फल भी मिलता और शनि जिसका कारक है उसका भी मिलता। तो इस समय में इनको, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र कारक हुआ पत्नी का, स्त्री सुख का, उस पे असर डाला। नवम भाव का और द्वितीय भाव का भी फल मिला होगा। नवम भाव और द्वितीय भाव का भी फल इनको मिला होगा, यानी बीमा था इनकी वाइफ का। तो यहाँ पे मेन चीज था गुरु का नक्षत्र बताना। यहाँ से भी आप टैली कर लिए, यहाँ मिल गया नौमांश कुंडली। अगर आप एक नजर देखना चाहें तो डाल लीजिए नौमांश कुंडली में इनकी। गुरु देखिए लगन में ही बैठा हुआ है। अभी पिछले क्लास में कहीं मैंने, हाँ, रेक्टिफिकेशन वाले में कुछ चीजें बताई थी कि मिलाते समय देख लीजिएगा, अगर इस वर्ग कुंडली में ग्रह लगन में हो, पंचम में, ऐसे करके कई जगह बताया था। तो अगर कोई ग्रह वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, गुरु की महादशा में मृत्यु हुई है, तो गुरु की महादशा में नवमांश कुंडली में हम क्या क्या देखते हैं वैवाहिक सुख के लिए? एक तो लगन देखेंगे। अगर जिसकी दशा चल रही है जिस ग्रह की, उसका संबंध लगन से, चतुर्थ से, सप्तम से, द्वादश भाव से रहेगा, तो उसकी दशा में वैवाहिक जीवन से जुड़ा कुछ ना कुछ होगा। गुरु लगन से जुड़ा था, शुक्र द्वादश भाव से जुड़ा है, तो वैवाहिक जीवन से घटना संबंधित हुई। अगला डीओ भी लीजिए सब लोग। नोट कर लिए ना? वही नीचे लिख लीजिए कि पत्नी की मृत्यु हुई, डाइवोर्स नहीं हुआ गुरु की दृष्टि के नाते। अगला है 14 सितंबर 1965, 14th ऑफ सितंबर 1965। 14 सितंबर 1965। देखिए हम थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हैं, गलत गलत रहेगा तो वो सब माइंड नहीं करना है, बस जान लेना गुरु जी जो बोल रहे हैं सब सही है। आप लोग चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर में डाल के खुद अपनी तरफ से देखते रहिए, या स्क्रीन को ही देखिए, कहीं से देखते रहिए। यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, तो स्त्री जाति का है ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वैवाहिक विश्लेषण में फर्क पड़ता है स्त्री और पुरुष के होने का। कुंडली इनकी मीन लगन की बनती है, लग्नेश चतुर्थ भाव में गया हुआ है। लग्नेश चतुर्थ या दशम में जाए तो यह एक अच्छा कारण बनता है सुख का। कारण एक बनता है, ना कि यही पूरा कारण है कि अब ये लग्नेश चतुर्थ या दशम में आ गया तो अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। दिस दिस विल गिव वन एडवांटेज। जितने एडवांटेज कुंडली में बनेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन ये उनमें से एक होगा। दूसरा, चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, आगे राहु है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं। अगर चंद्रमा अकेला हो, उसके साथ में कोई ना हो, उसके अगले और पिछले भाव में राहु, केतु और सूर्य को छोड़ के कोई ग्रह ना हो, राहु को नहीं लेंगे, केतु को भी नहीं लेंगे, सूर्य को भी नहीं लेंगे, तो वहां पे केंद्रम दोष बनता है। सूर्य को इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य अस्त कर देगा अगर चंद्रमा के साथ रहेगा। राहु केतु कोई पिंड है ही नहीं, भौतिक है ही नहीं। चंद्रमा मन है, अगर मन अकेला रहेगा, उसके साथ आगे पीछे कोई ना रहे तो वो परेशान रहेगा। राहु केतु रहेंगे भी तो ग्रहण दोष बनाएंगे और पीड़ित करेंगे। सूर्य रहेगा तो अमावस्या दोष बनाएगा। हाँ, दो प्रकार का केंद्रम दोष है। एक तो चंद्रमा के आगे पीछे और साथ में कोई ग्रह ना हो, राहु केतु सूर्य को छोड़ के, ये एक केंद्रम दोष बना। अगर
इस केंद्रुम दोष के साथ साथ चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में केंद्र में कोई ग्रह नहीं होगा तो पूर्ण रूप से केंद्रुम दोष बनेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में जो कुछ पाएगा सब छिन जाएगा, लास्ट में दुख दारिद्रता पाएगा, सामाजिक अपमान झेलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा केंद्रुम दोष बना, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है साथ में, राहु केतु सूर्य को छोड़ के, परंतु केंद्र में ग्रह है, जैसे इस कुंडली में चंद्रमा से सप्तम में सूर्य शुक्र और मंगल है, चंद्रमा से सप्तम में केंद्र में ग्रह आ गया, तो अब ये ऐसा केंद्रुम दोष ना दरिद्रता नहीं देगा, मानसिक संताप देगा, मन अशांत, परेशान, पीड़ा, व्याकुल। अगर यही ये केंद्र में दो ग्रह ना पड़ते तो दरिद्रता और अपयश का जीवन भी जीना पड़ता। तो ये दो चीजें आप अपने प्रेडिक्शन में नोट रखेंगे। केंद्रुम दोष जब बड़ा वाला दिखेगा, जब केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं रहेगा, तब कहिएगा कि ज्यादा दुख दिक्कत है। अगर केंद्रुम दोष एक्टिवेट हो गया अकेला, आप लेके बैठे रहो राजयोग, 3 राजयोग लो, 4 राजयोग लो, 5 लो, वो सब जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है और अस्थिर बुद्धि वाला सब गंवा देता है। और वहीं अगर केंद्र में कोई ग्रह है तो मानसिक अशांति की बात प्रेडिक्ट करना है। तो लग्नेश तो अच्छा हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ 12th हाउस में शनि है ना, मैं आपको बोला था अभी शुरू में ही कि अगर 12th हाउस में शनि हो तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ को पीड़ित करता है। शनि हो मंगल हो, विवाह भी देर से कराता है, विवाह के बाद भी समस्याएं देता है। यहाँ पे जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है, पहले भाव ही देख लीजिए, भाव देखते हैं, भाव में कोई नीच का ग्रह नहीं है। ठीक, भावेश को देखिए, भावेश छठे भाव में है, भाव का कारक कहाँ है, शुक्र अष्टम भाव में है। तो भावेश पीड़ित है, सूर्य के साथ है भी, ये यहाँ पे छठे भाव में गया है, कारक भी यहाँ गया है, और द्वादश भाव भी पीड़ित है। तो वैवाहिक सुख में यहाँ कमी नजर आती हुई दिख रही है। अब ये कमी ज्यादा बड़ी है, कैसी है, हम नक्षत्र भी देखेंगे, इन ग्रहों का नक्षत्र। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दशा वाला ये नक्षत्र और अंश वाला पेज में थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। पहले आ जाइए, सप्तम भाव का स्वामी बुध है, तो बुध का नक्षत्र ले लीजिए। बुध सिंह राशि में है, पूर्वा फाल्गुनी में है, पूर्वा फाल्गुनी में है। ये मैंने आपको एक बार बताया था उग्र, क्रूर और तीक्ष्ण नक्षत्र के बारे में। तीनों पूर्वा क्रूर। पूर्वा फाल्गुनी यहाँ पर आया है, यहाँ पे ये देखिएगा, पूर्वा फाल्गुनी किसमें आता है, उग्र संज्ञक में। पूर्वा, तीनों पूर्वा आती हैं, ये मैंने बताया भी था। यहाँ पे तीनों पूर्वा किसमें है, उग्र संज्ञक में है। अब आ जाइए, यानी कि जो सप्तमेश है इस कुंडली में वो कहाँ है, उग्र नक्षत्र में। एक वीडियो में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया हूं कि जब भी विवाह का मैटर हो तो सप्तम भाव के स्वामी को, सप्तमेश को, सप्तम में बैठे हुए ग्रह को, और अगर मांगलिक दोष है, विवाह को जो जो प्रभावित कर रहे हैं उनका नक्षत्र जरूर देखिए। तो यहाँ पे बुध हमारा नक्षत्र कौन सा पा गया, उग्र संज्ञक। अब कारक को देखिए, शुक्र को देखिए, शुक्र किस नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में है। चलिए ये नक्षत्र तो गड़बड़ नहीं है, हालांकि राहु का नक्षत्र है, कोई बात नहीं। शनि को ले लीजिए, शनि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में है। नक्षत्र का स्वामी कौन है, राहु है, शतभिषा नक्षत्र में है। और कोई चीज जो मांगलिक भी है तो मंगल का भी देखना होगा, मंगल विशाखा नक्षत्र में है, तो विशाखा गड़बड़ नहीं है। लेकिन सप्तमेश गया और मांगलिक दोष बना, सब याद रहे चाहे ना याद रहे, ये उग्र वाला और तीक्ष्ण वाला याद रखिएगा। जिन लोगों ने वीडियो देखा है, साफ साफ बताया हूं, अगर कोई भी कुंडली मांगलिक है, कुंडली अगर मांगलिक है, उसके बाद सप्तम भाव का स्वामी, सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह, सातवें भाव का कारक या मंगल में से कोई उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। एक कारण छठे में जाना, दूसरा कारण मांगलिक होना, तीसरा कारण इसका उग्र नक्षत्र में जाना, चौथा कारण यहाँ शनि का होना, एक कारण शुक्र मंगल की युति भी है। शुक्र मंगल की युति ये जो है
ये मान लीजिए अच्छे भाव में अगर नहीं बना, अच्छे भाव में बन जाए, लगन में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, तो जो प्रेम मिलेगा जीवन में वो लॉयल रहेगा। लेकिन अगर शुक्र और मंगल की युति छठे, आठवें और 12 में है, तो जो प्रेम मिलेगा वो लॉयल नहीं रहेगा। ये चीज जानेंगे। तो इनके विवाह का आप लोगों को सब समझ में ही आ गया कि सब खराब है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक बार नौमांस भी देख लेते हैं। नौमांस देखते हैं। नौमांस में क्या है, लगन में गुरु बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, लग्नेश अष्टम भाव में गया है। किसी भी वर्ग कुंडली का लगन का अच्छा होना ज्यादा ठीक होता है। लग्नेश यहाँ पे थोड़ा सा पीड़ित हुआ है। और अन्य स्थितियां देखिए, यहाँ पे गुरु केतु का चांडाल दोष, लगन में ही चांडाल दोष बना हुआ है। ये भी कारण है, थोड़ा थोड़ा सा लग्न और ये दोनों पीड़ित है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी प्रेडिक्शन, आपको बात बताते हैं और आप लोग शॉर्ट में नोट भी कर लीजिएगा कि क्या हुआ था इनके साथ। हुआ क्या कि इनकी 1991 में दशा, मैं खोल देता हूँ यहाँ बगल में ताकि दिखे साथ ही साथ। इनकी जो है 1991 में सूर्य की महादशा में जब बुध की अंतरदशा थी, सूर्य में बुध, पॉइंट नोट करिए, सूर्य में बुध की जब अंतरदशा थी तो उस समय में इनका विवाह हुआ। अब यहाँ पर ये बताइए, विवाह हुआ किसकी अंतरदशा में? बुध के। बुध कौन सा ग्रह है? 7वें भाव का स्वामी है ना। भाव का फल कौन सा ग्रह देगा? भाव का स्वामी, भाव में बैठा हुआ ग्रह, यही सब तो भाव का फल देते हैं। तो बुध ने भाव का फल दिया। सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा में इनका विवाह हुआ। ऐसा लिख लीजिए कि पहला विवाह हुआ। अब बात समझ में आ गई होगी कि पहला हुआ तो यानी बाद में और भी हुआ। पहला विवाह इनका हुआ। क्या हुआ? पहले विवाह में धोखाधड़ी हुई इनके साथ, जिससे इनका विवाह हुआ। वो ऑलरेडी मैरिड था, वो भी पत्नी थी, ना डाइवोर्स हुआ था ना पत्नी खत्म हुई। वो पत्नी खत्म हुई थी, यानी जिस पुरुष के साथ विवाह हुआ उसका ऑलरेडी एक विवाह हुआ था। फिर हुआ क्या? 1994 में, नोट कर लीजिए, बाद में घटना मिलाने में मदद आएगा, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा बस। 1994 में कोर्ट केस हुआ, तलाक हुआ। और 1995 में चंद्र की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा आई तो दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह हुआ लेकिन वो भी नहीं ठीक रहा, दूसरा विवाह भी नहीं ठीक चला। 2010 में फिर से तलाक हुआ, फिर अलग ही रही, फिर कहीं अब विवाह नहीं करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बात को। शीला जी देख रही हैं ध्यान से? मैं तो स्क्रीन देख रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों का पिक्चर ना है, इसलिए पूरा छिपा दिया हूँ वीडियो, आप लोग दिख नहीं रहे हैं। उम्मीद है सब लोग जगे होंगे। हिरेन जी अगर कोई सोएगा तो जगा दीजिएगा आप। एक नजर मैं देख लूं पहले कौन कौन से लोग हैं। दीप्ति जी, हाँ, अरे कुशल जी हम देख रहे हैं, आप हाथ हिला हिला के बता रहे हैं कि देखिए हम भी हैं। चंद्रशेखर जी बहुत अच्छा, कुंजी पांडे जी, मिताली जी बहुत दिन बाद दिखाई दी हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, इनका विवाह जो हुआ 1991 में सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा। बुध इस कुंडली में सप्तमेश है ना, जो भाव का स्वामी है वह विवाह या भाव का फल देने में सक्षम है। भाव में बैठा हुआ ग्रह भी फल देगा, उस भाव से संबंधित भावेश भी देगा, भाव पे दृष्टि डालने वाला भी देगा। जैसे एक ट्रिक और सुनिए, मान लीजिए इनका विवाह बुध की अंतरदशा में नहीं हुआ, इस समय में जो दशा थी अभी पीछे करके बताएंगे, बुध की दशा में इनका विवाह नहीं हुआ, या आप देख रहे हैं अभी कुंडली विवाह नहीं हुआ है, तो आप ये ऐसा भी देखेंगे। ये सप्तम भाव से हम विवाह देखते हैं, सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? बुध हुआ। तो आप उसी कुंडली में यह देखिए कि कौन सा ग्रह बुध के नक्षत्र में है। जो ग्रह बुध, यह नहीं देखना बुध किसके नक्षत्र में है, जो ग्रह बुध के नक्षत्र में होगा वह बुध का फल देगा, बुध के भाव का फल देगा।
जैसे मान लीजिए मेरी जो है गुरु की दशा चल रही है और गुरु मंगल के नक्षत्र में है, इसी कुंडली में देख लीजिए गुरु की दशा गुरु मंगल के नक्षत्र में है। तो गुरु मंगल के नक्षत्र में होने के नाते मंगल जिन भावों का स्वामी है और मंगल जिन चीजों का कारक है, वीरता पराक्रम, उन सब का भी फल देगा। तो ये हो गया दशा के लिए। तो यहाँ पे विवाह बुध की महादशा, सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा में हुई। यहाँ मैंने इसको चेंज कर दिया दशा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे घटना का समय मैच हो गया, ठीक। फिर इनका जो तलाक वगैरह हुआ 1994 में हुआ, यानी सूर्य की महादशा खत्म हो जाने के बाद हुई। अच्छा, इस कुंडली में और अगर विश्लेषण करते हैं आप, साफ साफ दिखता है, देखिए सप्तमेश पीड़ित है, ऊपर से कुंडली मांगलिक है। मांगलिक तो वैसे ही खराब होता है, यहाँ पे मांगलिक भी है और ये सप्तमेश भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, और ये भी हो सकता है कि इनके हस्बैंड मांगलिक ना रहे हों। अगर वो भी नहीं रहे होंगे तब तो ज्यादा दिक्कत है। अब यहाँ पे शुक्र मंगल है ना, हमको लगता है कि ये इनका विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ हुआ जिसकी पहले से शादी हुई थी। तो यहाँ पे कुछ संभावना, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न पूछा गया, इस बात की भी संभावना है कि जिससे इनका विवाह हुआ था उसके प्रति ये आकर्षित थे, प्रेम संबंध पहले से रहा हो, ये ना पता रहा हो कि बस विवाह है। शेष आप लोग अपने हिसाब से कंक्लूड करिएगा। घटना दशा मैंने बताया। आप तलाक वाले पे आ जाते हैं, डेट उसका थोड़ा सा मैच वेच करते हैं। तलाक हुआ इनका 1994 में। 94 में किसकी दशा थी? चंद्रमा की। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 क्लास पहले ही द्वितीय विवाह पे मैंने कुछ बोला था आपको। 1994 में इनका हो गया डाइवोर्स और 95 में हो गया दूसरा विवाह। माय डियर स्टूडेंट्स, some days ago I taught you about the second marriage. We need to see second house of the horoscope for the second marriage. If you see the second house, then who is the lord of second house? Mars is the lord of second house. And when is the second marriage? When second marriage happened? In Mars अंतरदशा। द्वितीय भाव से हम दूसरे विवाह का विचार करेंगे। अभी 4-6-10 दिन पहले की बात है। द्वितीय भाव से देखेंगे तो मंगल द्वितीय भाव का स्वामी हुआ और मंगल द्वितीय भाव को देख भी रहा है, तो मंगल की अंतरदशा में दूसरा विवाह हो गया। चूंकि मंगल की अंतरदशा आ रही थी, इसी में इनका दूसरा विवाह होना था, उसके पहले तलाक होना था, तो चंद्रमा ने तलाक करवा दिया। केमद्रुम दोष में था, अकेला था, आगे पीछे था, बेचैनी बढ़ा के इसने कराया। दूसरा, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है। जब भी चंद्रमा को शुक्र देखेगा, चंद्रमा को गुरु देखेगा या शुक्र, ये दो ग्रह देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जितनी बार चाहेगा उतनी बार विवाह होता रहेगा। 3 तलाक ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, होता रहेगा। और शुक्र जब चंद्रमा को देखता है, गुरु जब देखता है, तो ये भी दूसरे विवाह के लिए इंडिकेशन देता है कि जातक का दूसरा विवाह हो जाएगा। एक चीज नोट करिए सब लोग, कुछ लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या मेरा एक विवाह हुआ, टूट गया, तलाक हुआ, पूछेंगे क्या दूसरा हो पाएगा कि नहीं। ये तो अलग बात है कि कब होगा, हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सबकी हो भी नहीं पाती है। कुछ लोगों की तो एक ही नहीं हो पा रही है। इसी ग्रुप में है, यही कोर्स वाले में, उनके लिए मैट्रिमोनी चलाना है। अगर कोई पूछता है दूसरा विवाह हो पाएगा कि नहीं, तो दूसरे विवाह के लिए दूसरा घर देख लीजिए। अगर इस घर पे शुभ ग्रह का प्रभाव है, नोट करिए, दूसरे भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो दूसरा विवाह होगा। नेक्स्ट,
अगर चंद्रमा के ऊपर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो तो दूसरा विवाह होता है। मतलब दूसरा विवाह होता है मतलब ये नहीं कि मतलब अगर एक टूटा है तब दूसरा होगा, नहीं, ये दो विवाह का योग नहीं है। अंतर पहले समझ लीजिए भैया, दो विवाह का योग अलग चीज है और दूसरे विवाह का योग अलग चीज है। यहाँ ये योग तब लागू होगा जब एक से डाइवोर्स हो चुका हो या जीवन साथी राम की शरण में चला गया हो। नहीं तो शुक्र चंद्रमा को शुक्र देख लीजिए, उनसे कह दीजिए आपका दो विवाह होगा। दो विवाह के लिए सूत्र नहीं है, दूसरे विवाह के लिए है। तो चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, ये हो गया। तीसरा, चंद्रमा स्त्री राशि में हो। चंद्रमा और शुक्र दोनों को ही देख लीजिएगा। चंद्रमा और शुक्र अगर स्त्री राशि में हो, ऐसे में दूसरे विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेरा विषय था कि चंद्रमा में जब मंगल की अंतर्दशा थी, इसी समय इनका दूसरा विवाह फाइनल हो गया। अच्छा, विवाह में एक चीज ये भी जानिएगा, ये नहीं कहना है कि इस दशा में विवाह हो जाएगा। विवाह होना या विवाह का तय हो जाना, दोनों में से कोई ना कोई एक परिणाम होगा। मान लीजिए विवाह वाली दशा 15 जून तक है किसी की, मैं गौरव जी की ही मान लीजिए कि गौरव जी का विवाह होना है, दशा मुझे 15 जून तक दिखाई दे रही, 15 जून 2023 तक। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 15 जून 2023 तक विवाह हो जाएगा। 15 जून 2023 तक या तो विवाह हो जाएगा या विवाह तय हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। यानी विवाह भाव से संबंधित कोई ना कोई परिणाम प्राप्त हो जाएगा। विवाह तय हो गया यानी कि वैसे समझ लीजिए मिठाई सम्मुख आ गई, और विवाह हो गया तो समझ लीजिए मिठाई खा लिए। अब आगे चलते हैं। दूसरा वैवाहिक जीवन भी इनका सफल नहीं रहा, उसका कारण आप लोग जान ही रहे हैं। ये मंगल और शुक्र की अष्टम भाव में युति। शुरू में मैं बोला था जब शुक्र और मंगल की युति होगी तो ऐसे व्यक्ति को जो प्रेम मिलता है वो लॉयल नहीं होता। पहला जो इन्होंने आकर्षण में विवाह किया, लव मैरिज की, वो बाद में इनको पता चला कि ऑलरेडी एक शादी हुई है। जब किसी दूसरे पुरुष से विवाह हुआ होगा तो उसके पास्ट को लेकर के इन्होंने पूछताछ या जो है डिस्कवरी शुरू कर दी। अब भाई, एक तो आपकी भी सेकंड मैरिज है, उस व्यक्ति की भी होगी, तो उसके पास्ट में जा करके क्या तुम्हारा दो स्त्रियों से, चार स्त्रियों से प्रेम प्रसंग था, वो सब निकालने खोदने का क्या मतलब है, करंट का देखिए। तो इसलिए इनकी दूसरी मैरिड भी, इनको लगा कि दूसरा जीवन साथी भी वफादार नहीं है। तो ये चीजें थी। एक डेट ऑफ बर्थ और देता हूँ, लिखिए सब लोग। 8 जुलाई 1987। 8 ईयर्थ ऑफ जुलाई या जो कुछ भी हो 1987। 8 जुलाई 1987। अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करता हूँ ना, कि जो हमारे बाहर के क्लाइंट हैं, अमेरिका के हैं, वंदना शर्मा जी हैं, शीला जी हैं और एक दो लोग, वो लोग ये समझे गुरु जी को अंग्रेजी आता है, गुरु जी पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए बोलते हैं। जुलाई 1987, समय हो गया 2:30। 2:30 शाम का। 2:30 मतलब क्या हो गया, 14। 14:30 को। जन्म स्थान है चंद्रपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर की बहुत कुंडलियां नहीं आई है अभी तक हमारे पास, 4-5 कुंडलियां ही आई हैं अभी तक। चंद्रपुर महाराष्ट्र, तुला लगन। अब इस पे बोल दे रहा हूँ, फिर अगली कुंडली पे आप लोगों को मौका दूंगा, एक दो लोगों से उस पे कहूंगा बोलने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखने वालों को तो दिख गया होगा असर क्या है। सबसे पहले लगन को देख लीजिए। लग्न लग्नेश ठीक है, लग्नेश जो है बुध के साथ ही बैठा है, लाभेश सूर्य के साथ है, इन तीन ग्रहों की युति अच्छी है।
विवाह भाव पे आइए। विवाह भाव पे आने पे सबसे पहले क्या देखेंगे? भाव। भाव में कौन सा ग्रह है? गुरु है, जो कि क्या है? खस्तेश है। और गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव पे छाया पैदा करता है। जुपिटर इज लाइक अ बर्निंग लैंप, जलता हुआ लैंप है जिसके नीचे अंधेरा होता है। एक तो खस्तेश भी है, अंधेरा करेगा। तो भाव में हम बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे कि जुपिटर है तो बहुत बुरा ही हो गया है, लेकिन बुरा है, थोड़ा बुरे की ही तरफ इसका झुकाव बनेगा, खस्तेश है इसलिए। दूसरा, भाव के स्वामी को देखिए, भाव को देखिए, भाव के स्वामी को देखिए, नीच का है। भाव का स्वामी नीच का है। कारक को देखिए, शुक्र है कारक, वही एक ठीक स्थिति में है। और नोट करिएगा एक चीज, अगर किसी कुंडली में विवाह भाव को बिगाड़ने का कोई भी कारण नजर आ रहा है, जैसे भाव बिगड़ा हो, भाव का स्वामी बिगड़ा हो, मंगल दोष हो, उसके साथ भाव गड़बड़ हो, भावेश गड़बड़ हो, उसके साथ मंगल दोष हो, तो वैवाहिक जीवन डिस्ट्रॉयड रहेगा। मंगल दोष हो या फिर विष दोष हो, चंद्र और राहु की युति है, भाव से मतलब ही नहीं है विष दोष में, किसी भी भाव में हो। अगर सातवां भाव पीड़ित हुआ है, सप्तम भाव सप्तमेश कारक पीड़ित हुए और विष दोष बना है, तो वैवाहिक जीवन पे असर विष दोष का पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल दोष है तो भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें भाव खराब मिल गया, खस्तेश बैठा, भाव का स्वामी मंगल नीच का हुआ, और विष दोष ये बड़ा कारण। और इनका विवाह हुआ दिसंबर 2014 में। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो ग्रह शुक्र बैठा हुआ है ना, ये भी वक्री है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है सॉफ्टवेयर में, लेकिन ये वक्री है। एक मिनट में फिर से चेक करता हूँ। नहीं, शुक्र नहीं, बुध वक्री है। अब यहाँ पे देखिए विवाह कब हुआ, टाइम टैली करना है, दिसंबर 2014। नोट कर लीजिए, विवाह का समय 2014। अच्छा, इसके आगे भी अभी कुछ चेक करना बाकी है, मैं उस पे गया नहीं क्योंकि मैं यहीं पर कंफर्म हो गया कि वैवाहिक जीवन खराब है। गौरव जी बताइए, इसके आगे मुझे देखना होता तो मैं और क्या देखना, अभी बचा रह गया। तो सर अभी हम नक्षत्र देखते हैं इसके, जो भी हमारे नक्षत्र देख। भाव भावेश हैं, हम हम्म। उनके नक्षत्र देखते हैं। नक्षत्र वही देखते, उग्र और क्रूर वाला, तीक्ष्ण वाला। जी। लेकिन इसमें हमें पहले पता चल गया कि सप्तमेश नीच का होगा और मतलब षष्ठेश। पहले यही फाइनल हम्म। हो गया, यहीं पर वो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि जी। खराब है। अगर ये इसमें इतने ज्यादा पॉइंट ना मिलते, कुछ कम पॉइंट रहता, जैसे मान लीजिए सप्तमेश अच्छा हो जाता, ये 20 दोष और ये बनता, तब मैं नक्षत्र तक चला जाता। जी। यहाँ पे खराब ऑलरेडी वो इंडिकेशन मिल गया। एक मिनट, नक्षत्र एक मिनट देख भी लेते हैं। गुरु अश्विनी नक्षत्र में है, और मंगल महाराज पुष्य नक्षत्र में। नक्षत्र वाइज कोई दोष नहीं है, यानी इन्हीं दोषों ने ही असर डाल दिया है। दशा देखते हैं, 2014 में हुआ विवाह। 2014 में इनका विवाह हुआ, उस समय केतु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था। केतु में शनि, यानी दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच में विवाह हुआ है। केतु में शनि, इन दोनों का कनेक्शन ढूंढिए। केतु में शनि में इनका विवाह हुआ। केतु नौमांस कुंडली के लगन में है। नोट कर लीजिए एक चीज तो, वही नौमांस कुंडली के लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और 12वें भाव में, लगन, चतुर्थ, सप्तम और 12वें भाव में जो ग्रह है, उसकी दशा अंतर दशा में विवाह संभव होता है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पढ़ा रहा हूं भैया, कि नौमांस में आप ही, जिसकी दशा चल रही है, जातक ने पूछा विवाह कब होगा, विवाह कब होगा, देखिए किसकी दशा चल रही है। अगर वह नौमांस कुंडली में दशा और महादशा अंतर दशा दोनों अगर इन भावों में पड़ा हो, तो बोलिए विवाह होगा। लेकिन विवाह की उम्र हुई हो तब। तो यहाँ पे केतु हमको मिला लगन में।
केतु अगर आप देखेंगे तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है। चंद्रमा का तो विवाह भाव से संबंध नहीं बन रहा, मंगल की राशि में है, छोड़िए। अंतर्दशा किसकी रही? शनि की रही। शनि को ढूंढिए। शनि महाराज बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, स्वामी है पंचम के और चतुर्थ के, बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, युति में है। तो यहाँ पे विवाह का जो कारण बना, एक तो उम्र हो चुकी थी, दूसरा यहाँ हमें नवमांश में केतु की महादशा मिलती है ये, और दूसरा शनि का जो अंतर रहा, शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि है नवमांश में। दृष्टि भी देखेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के समय जो जो चीजें बताए थे, मतलब जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। अभी मैं आपको क्या बोला हूँ कि ग्रह लगन में हो, चतुर्थ में, सप्तम में और द्वादश में हो नहीं, ये नहीं है नियम। इन भावों से उसका संबंध हो, ये है नियम। तो शनि का सप्तम भाव पे देखिए उच्च वाली दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, आगे चलेंगे, लास्ट वाली कुंडली लेंगे। अच्छा, इनका 2017 में जो है तलाक के लिए ये गए और 2 साल बाद इनका जो है तलाक हुआ। नोट कर लीजिए, 2017 में तलाक के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया। पुरुष की कुंडली थी, कोर्ट के शरण में गए, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए 2017 में गए जब, तो उस समय इनकी शुक्र का चल रहा था, शुक्र में शुक्र का अंतर, और 2 साल बाद इनका डाइवोर्स हुआ। तब गुरु का अंतर था। तो गुरु सप्तम में बैठा दिख ही रहा है, शुक्र में गए, शुक्र स्त्री का कारक था तो छुटकारा दिलाने चला गया, और ये डाइवोर्स का जो बन ही गया। ढेर सारे कॉम्बिनेशन आप तो देख ही लिए। अगली कुंडली लीजिए, आप लोगों को बोलना है। स्त्री जातिका की कुंडली है, 30 जनवरी 1967, 67, 11:45। घड़ी का समय हमको बहुत आसानी से बोलना आता है अंग्रेजी में। 11:45 इन मॉर्निंग, क्योंकि वो 12 बजे तक ही बजता ही है, उसके आगे गिनती ही नहीं बोलना है। नागपुर, 30 जनवरी 1967। नागपुर की वास्तव में ज्यादा कुंडलियां, कुछ शहर जैसे हैं मुंबई में नागपुर हो गया, दिल्ली की बहुत ज्यादा कुंडलियां रहेंगी। और यहाँ मध्य प्रदेश की, इंदौर की बहुत ज्यादा कुंडलियां रहेंगी, ग्वालियर की रहेंगी। कुछ स्थान फिक्स हैं कि वहां की कुंडलियां अधिक आती ही हैं। नागपुर की बहुत सारी कुंडलियां आई हैं, उड़ीसा की बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, बिहार का खूब आएगा, और साउथ में कर्नाटक से ज्यादा आता है। मतलब ज्यादा आता मतलब काफी आता है। कर्नाटक छोड़ने के बाद अन्य स्टेट से बहुत कम आता है, गोवा से बहुत सारी कुंडलियां आती हैं। तो जो जहां से आएगा उसी हिसाब का डेटा रहेगा, इसके बारे में आप लोगों को बोलना है। 11:45 सुबह का है। कुंडली आपके सम्मुख है स्क्रीन पे। अब हाथ उठाइए जिसको बोलना हो, मैं चुनाव करूंगा। जिनको पिछले क्लास में मौका दिया गया था उसमें से कोई नहीं हाथ उठाएगा। उठाओ भाई साहब लोग, सब सो तो नहीं गए, किसी का फोटो भी नहीं दिख रहा ज्यादातर लोगों में। वैवाहिक जीवन पे ही बोलना है। संजय जी आप हाथ उठा लीजिए। चलिए आप बोलेंगे। अब जब आप लोग खुद से नहीं उठाएंगे तो हम कह के उठवाएंगे। अनम्यूट करिए। जी प्रणाम गुरु जी। कई लोग अब हाथ उठाए, चलिए अभी मौका देंगे, पहले आप बोलिए। मेष लगन की कुंडली है। लग्नेश मंगल राहु और केतु की ही एक्सेस में है, और सप्तम भाव पे मंगल केतु है। भाव चूंकि भावे लग्नेश सप्तम भाव में है, और एक्सेस में है राहु केतु के, और साथ साथ ये मांगलिक है, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र। देखिए, आप कारण जान रहे हैं क्या है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं।
मतलब आपके बोलने से ये तो मुझे पता चल गया कि यू नो द एक, रीजन ये व्हाई सर द मैरिड लाइफ इज एक तो डिस्ट्रॉयड। एक तो मांगलिक है, हम्म। और जी टू द मांगलिक। पॉइंट चलिए, अच्छा सब जी लोग जी। ध्यान से सुनिए। हाँ, एक तो संजय जी, ये टू द पॉइंट सुनिए, अभी छोड़िए, भाव पे चलिए। भाव को बताइए, भाव कैसा है? भाव अच्छा है कि पीड़ित है? सिर्फ भाव, सातवां भाव देखिए। पीड़ित है। सातवां भाव पीड़ित है, क्योंकि ठीक, मंगल। अभी नहीं, चुप होइए, चुप होइए। अच्छा जी जी जी। भाव पीड़ित है, भाव पीड़ित खराब है। मिला। जी भाव जी। के स्वामी पे चलिए, भावेश कैसा है? शुक्र शनि की राशि पे है, ग्यारहवें ठीक है। हमें भाव में है, मित्र की ग- राशि में है, भाव भी ठीक है, ठीक है, ठीक सप्तमेश है। ठीक है। जी जी जी। सप्तमेश गड़बड़ नहीं है, ठीक। नहीं, और उसका कारक भी वही शुक्र है, तो वो भी एक स्त्री, सॉरी, गुरु, गुरु भी ठीक, गुरु गुरु उच्च पे का है, कहाँ ठीक जा है रहे हैं जी। महाराज? गुरु गुरु। पे ना जाइए। भाव देखिए, भावेश देखिए, कारक देखिए, विवाह की बात है तो जी, विवाह से जुड़े तथ्य देखिए। भाव पीड़ित हो गया। भावेश ठीक है, और ये कारक जो गुरु है स्त्री कुंडली के कारण, वो भी ठीक है नहीं, यहाँ पे जी। कारक गुरु जो है ये पति का तो होता है, ठीक है, पति के आयु और स्वास्थ्य का, जी लेकिन वो ठीक है, अच्छा है। ये जी जाने रहिएगा, जी जीवन का जो प्रेम है, जो पति पत्नी का संबंध है, उनमें मधुरता है, उसके लिए शुक्र को हमेशा देखेंगे। जी कारक गुरु भी ठीक है। जी अब हमें क्या देखना है? हम मैरिड लाइफ का जब विचार करेंगे जी तो मांगलिक भी देखना होगा। जी। मतलब वैवाहिक जीवन में भाव भावेश कारक के बाद ये एक्स्ट्रा देखना है। मंगल एक नीचे का सर दिखाएंगे क्या, वो नक्षत्र? मंगल दोष है ना, पहले यही देख लीजिए। जी जी। और मंगल दोष कहाँ है? सातवें भाव में ही सातवें है। भाव। जी और एक सूत्र, अगर मंगल के साथ में राहु या केतु होगा तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। जी। आग में घी डालने का काम करते हैं, यानी यहाँ मंगल दोष प्रबल है। प्रबल जी। भाव पीड़ित ये हुआ, मंगल दोष हुआ। ये द्वादश भाव केतु, भी देख लीजिए जरा, वैवाहिक सुख के लिए द्वादश भाव भी देखते हैं, तो वो उसमें भी शनि, गड़बड़ है, शनि है। शनि भी है, और वो 12th राशि भी है, मतलब मीन हम्म। राशि जी। हम्म। तो ये ज्यादा खराब है 12th हाउस। प्लस नक्षत्र। केतु जो है स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है एक, हम्म। ये, मंग, और ये मंगल तो खुद की उसमें है, नक्षत्र में उतना बुरा नहीं है जितना इसमें केतु राहु के नक्षत्र में है। मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा जी हुआ है, मंगल उतना जी बुरा नहीं है। जी जी यहाँ ये जो शनि बैठा हुआ है 12वें भाव का, जी जी। वो ये शयन सुख पूर्वा में भाद्र में बैठा है, है। वो थोड़ा गड़बड़ है। जी और शनि धनिष्ठा में, ये शुक्र धनिष्ठा में बैठा हुआ है। जी यही शुक्र का नक्षत्र और शनि का नक्षत्र थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें मेन कारण क्या है? ये मंगल और केतु की युति, जी ये अपने आप में ही पर्याप्त है। जी अब नौमांस भी देख लीजिए। नौमांस का जो लगन है, इसमें बुध और गुरु बैठे हुए हैं। लग्नेश दसम भाव में गया हुआ है, और द्वितीय भाव में राहु, तृतीय में ये, चौथे में शुक्र है। नौमांस में कोई विशेष गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, यानी नौमांस की भूमिका नहीं है। नौमांस की भूमिका नहीं है तो इसमें ये एक चीज ये समझ में आ रहा है कि तलाक वाले में पति का कोई बहुत विशेष रोल नहीं था। जी ये देखिए, इतना तर्क लगाना आपको सीखना होगा, यू विल हैव टू लर्न। अगर नौमांस बुरा रहा होता, लग्न लग्नेश ना, तो मैं यहाँ पे ये मानता कि पति की तरफ से फॉल्ट ज्यादा हुई है, वो तलाक का कारण बना है। लेकिन चूंकि नौ देखिए, दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध शुभ ग्रह है, गुरु शुभ ग्रह है, जी और शत्रु राशि वगैरह में भी नहीं है। लग्नेश जो है नौमांस कुंडली का सूर्य, वो भी दशम में है। नौमांस नहीं गड़बड़ है, तो हमको आइडिया मिलता है कि इनका जो डाइवोर्स हुआ है उसमें इनकी भूमिका अधिक है, या इन्होंने ही डाइवोर्स लिया हो। जी ठीक है, जी लगभग सबको बात समझ में आ गई होगी। दसम भाव में सूर्य बुध की युति है, लाभ भाव में शुक्र है, गुरु केंद्र में उच्च का है, पैसा वैसा कमाने वाली थी, पद और प्रतिष्ठा भी इनको मिली हुई थी। और कभी कभी जो है कुछ ऐसे मजाक में लोग कहते हैं कि पति जो है
हालांकि अब समय बदल गया है, और लेकिन ज्यादातर मामलों में अभी भी ऐसा है। पति कमाएगा तो पत्नी को, वो भले ही जॉब पे ना हो या कुछ हो, तो वो पालेगा। लेकिन अगर पत्नी कमा रही है, सबको के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा कान पकड़ के नहीं तो हमारी स्त्री वर्ग के लोग यहाँ पे नाराज हो, लेकिन आ जाता है कि अगर कोई एक स्त्री कमाने वाली या बड़े पद पे पहुंच गई और पति कुछ नहीं कर रहा हो, खासकर शहरों की तरफ ज्यादा है, गांव में तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, हाँ तो गुरुदेव, वो ऐसे में पति के लिए दिक्कत आ जाती है। गुरुजी, हम्म। सॉरी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक्साइटेड में। नहीं, आप समझ तो रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आएगा जैसे ऐसे सुनते सुनते धीरे धीरे आएगा। जी जी। चलिए सुमन जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें, वैसे सब कुछ हो गया है, कुछ आपको एक्स्ट्रा दिख रहा हो तो बता दीजिए। नहीं सर, जो बोला वही लिखा था। मुझे एक चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है, अभी सबको दिख जाएगा जब मैं बोल दिया हूँ। हम पंकज जी से पूछेंगे, चलिए बताइए। पंकज जी बताइए, कुछ नया दिख रहा है आपको? अनम्यूट करिए। अगर कोई स्टूडेंट नया है क्लास में तो घबराएंगे नहीं, ऐसे जुड़े रहिए, फिर आगे चल के फिर से नया बैच शुरू होगा। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो वृश्चिक वृश्चिक लग्न का कुंडली है और पंचम भाव में शुक्र और मंगल का युति है, तो आप बोला शुक्र और मंगल का युति में लॉयल नहीं होता, उसका लाभ लाइफ, तो इसका प्रतिकार है कुछ सॉल्यूशन? क्योंकि 3 साल बाद कोई शादी करने वाला है। समझ में नहीं आया आप क्या बोले। वृश्चिक लग्न का पंचम भाव में शुक्र और मंगल का युति, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है ना, पंचम में है ना और मंगल सागरी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंबर तिवारी जी अनम्यूट करिए, जी गुरु जी। बताइए क्या क्या आपको दिख रहा है। वो मंगल केतु की युक्ति है, केतु मतलब स्थान वो छुड़वाओ, क्या कहते हैं, विरोध नहीं, केतु। ठीक है, यही सब तो मैं भी बताया हूँ। चलिए धन्यवाद। जी, महेश जी लीजिए, महेश जी आप लोगों को यस बता रहे हैं, वाह साहब, जो मुझे चंद्रमा षष्ठ में है और शनि की दृष्टि है। इस विष दोष वेरी की गुड। वजह से भी सब अलगाव लोग हो रहा ताली बजा दीजिए इनके लिए। तो है। थैंक यू सर। चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, ये भी वैवाहिक जीवन को पीड़ित करेगी। यस सर। देखिए, अगर स्त्री की कुंडली है ना, सर दृष्टि से भी विष दोष बनता है क्या? बनता है, पुरुष की कुंडली पे असर नहीं डालेगा, वही मैं बोलने जा रहा था। विष दोष शनि चंद्रमा का साथ होना या चंद्रमा पे शनि की दृष्टि होना, यह नोट कर लीजिएगा, स्त्री की कुंडली को ज्यादा प्रभावित करता है। पुरुष के वैवाहिक जीवन पे उतना बुरा असर नहीं होगा जितना स्त्री के होगा, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। पीड़ित कौन करेगा? शनि। और पीड़ित कौन हो रहा है? स्त्री कारक है चंद्रमा ना, इसीलिए विष दोष स्त्री की कुंडली में ज्यादा प्रभाव डालता है। महेश जी धन्यवाद, आपको हमारी तरफ से पुरस्कार रहेगा। आप 1 दर्जन केला खरीद के लोगों को बांट दीजिएगा, आप भी खाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब इस पे और कुछ नहीं बचा है, लगभग ठीक है। इनका कैरियर वगैरह ठीक ठाक रहा, कामकाज ठीक रहा। वैसे देखिए, सूर्य दशम में है, यानी केंद्र में है, मंगल केंद्र में है, तो जिसके दोनों अग्नि तत्व के ग्रह, सूर्य अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, दो दो अग्नि तत्व के ग्रह केंद्र में हो, ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो होगा ही। ये जो सप्तम भाव है, ये दशम से दशम भी तो है, यानी कैरियर के लिए महत्वाकांक्षा अच्छी रही है। कैरियर के लिए ये जो मंगल और केतु की युति मैरिड लाइफ के लिए खराब रही है, ये कैरियर के लिए अच्छी भी रही है। सर अगर इस कुंडली में मंगल 4th हाउस में आता और खाली यहाँ राहु और केतु आमने सामने होते तो सर वैवाहिक तो जीवन में क्या प्रॉब्लम? तो भी ऐसा ही रहता। मंगल तब नीच का होता, मांगलिक दोष बनता ही, और मंगल की सप्तम पे दृष्टि रहती।
और लग्नेश होकर नीच कर हो जाता तो और दिक्कत हो जाती। मतलब लग्नेश थोड़े अरेंज से नहीं है। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस बदलती, चीजें बदलती, हम्म। जिस चीज के लिए लड़ाई झगड़ा तलाक हुआ होता उन परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन रहता। और यहाँ पे जो बात रही वो काम काज को लेकर के रही है। तो ये कुंडली हो गई। अब इस पे कुछ बहुत बचा नहीं है। इसमें अगर आप मिलाना चाहें दशा तो 1988 में, नोट कर लीजिए, 1988 में राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा में तलाक शुरू हुआ, 89 में तलाक हो गया। तलाक 1989 में हुआ। प्रक्रिया 1 साल पहले शुरू हुई। दशा देख लेते हैं 88 में कौन सा चल रहा था। क्या देखना है, देखिए मंगल चल रहा था। राहु गुरु प्रत्यंतर में मंगल था। सर विष दोष बनने से तो पहले ही वैसे ही खराब, हम्म विष दोष बनने से तो वैसे भी खराब हो गई सर। दोष से वैसे भी खराब है, मांगलिक भी है। मंगल को केतु घी भी दे रहा है, मतलब आग में घी पड़ रही है। और ये पता कर लेना कि पति पत्नी में से किसकी तरफ से दिक्कत है, इसके लिए नौमांस देख लीजिए। नौमांस का लगन प्योर पवित्र है। बेचारा पति देवता आदमी था, बुध और गुरु बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहेगा। एक कुंडली मैं आप लोगों को दूंगा, उस पे आप लोग बात करेंगे। और वैवाहिक जीवन से जुड़ी इन वीडियोस को आप लोग पीछे देख भी लेंगे। ये कार्यक्रम यहीं खत्म होगा। अगले कार्यक्रम में हम लोग वो अन्य विषयों से जुड़ी हुई कुंडलियां लेंगे। वैवाहिक जीवन पे इनका अलका त्रिवेदी जी का रिक्वेस्ट था, इसलिए स्पेशली मैंने लिया। चलिए, मैं ये कुंडली ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग ये कुंडली बनाइए और इस पे कारण स्पष्ट करिएगा। यही कुंडली देख के बना लीजिए। इनका हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इन्होंने अपना सिर्फ टिप्पणा व्हाट्सएप किया था। इनको भी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, हमको भी नहीं, और कुछ ऐसा लिखा गया था कि वो समझ में नहीं आया। सिर्फ लग्न चक्र इनका समझ में आया था, तो लग्न चक्र लीजिए। कन्या लगन की इनकी कुंडली थी। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां आएंगी जहां लग्न चक्र ही रहेगा, उसी से बोलना रहेगा। सबके लिए तैयार रहिए। क्या कह देंगे कि हम लग्न चक्र देख के मुंह नहीं खोलेंगे। कन्या लगन की ये कुंडली हो गई। ग्रह में प्लेस कर देता हूँ। सेकंड हाउस में राहु था। अगर राहु दूसरे भाव में है तो केतु 8वें में होगा। और देखिए, सब लोग प्रसन्न रहना सीख लीजिए भैया। वर्तमान जो आपका जैसा जीवन है वही जिए। वर्तमान में जिए और प्रसन्न रहिए, एंजॉय करिए। खुद जो है प्रसन्नता पूर्वक और मस्ती भरे लहजे में बोलिए, और सामने वाला बोले उसमें भी आनंद लीजिए। क्योंकि प्रलय आने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। सुने हैं रूस युद्ध में परमाणु बम उम छोड़ने वाला है। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल बुध है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप सही कर लीजिएगा आप लोग अपने पेपर में। और पंचम भाव में चंद्रमा है, शनि लाभ भाव में है। अच्छा, केतु के साथ गुरु भी अष्टम में ही है। ये कंप्लीट हो गई कुंडली। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हुए सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। ये कुंडली आप लोग बना लिए हैं। इनका क्या है मैं बता देता हूँ। इनकी 4 साल जो हो गए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, अभी मिल नहीं रहा है। और उम्र भी इनकी काफी अधिक हो गई है।
आपको इसमें लिखना क्या है, विवाह में देरी का कारण, एक्सप्लेन ईच एंड एवरी रीजन ऑफ लेट मैरिज, और एक्सप्लेन करना है कि विवाह के बाद इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर विवाह होता है तो। ये भी स्त्री की कुंडली है। अच्छा, एक नया चीज इसमें जुड़ेगा, नोट करिएंगे ये सब लोग। कोई अनम्यूट है और वो बोल रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट करिए अपने आप को। यहाँ इसमें एक नया काम है आपके लिए, आपको कारण ढूंढना है कि विवाह में देरी क्यों हो रही है और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये दूसरा, आपको इन्हीं को, जैसे इन्होंने कुंडली दिखाई, तो विवाह होने के लिए, विवाह विवाह के बाद के लिए नहीं कि मैरिड लाइफ सुखी हो जाए। मैरिड लाइफ तो बाद में सुखी करेंगे ना, पहले मैरिड लाइफ दिलवाइए तो मैरिज इनकी हो जाए उसके लिए आप क्या क्या उपाय बताएंगे, साफ साफ बढ़िया बढ़िया लिख के रखेंगे सब लोग और व्हाट्सएप करेंगे, ग्रुप में कर दिया करिएगा। और ये दो लोग जैसे महेश जी हो गए और गौरव जी हो गए, आप लोग एनालिसिस थोड़ा कर लिया करिए। और भी जो लोग हैं, ब्रिज जी जी, सर। ब्रिज मोहन जी, एनालिसिस करिए जो ग्रुप में भेजा जाए। शिल्पा जी क्या हाल चाल है? चलिए आज का कार्यक्रम यही खत्म करेंगे, आपको होमवर्क भी दिया हूँ। अगर आप लोगों के पास में और कुंडलियां आती हैं मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई तो आप उसे अपने डेटाबेस में शामिल करते रहिएगा, ठीक है? आगे फिर और कुछ कुंडलियां लेंगे, कुछ ऐसी भी कुंडलियां मिलेंगी जिनमें हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, सिर्फ लग्न चक्र ही मिलेगा, तो हम लोग उससे भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे आज मैंने बनाया इसी प्रकार से। दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना वैसे भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि इन केस कभी सिर्फ लग्न चक्र आ जाए तो कैसे बोलेंगे। तो अनुमति देंगे आप लोग? कितना बज गया? 9:19 हो गया, इतना डोज आज के लिए काफी है। डाउट के लिए हम क्लास रखेंगे, पहली कुछ कुंडलियां हमारी हो जाएं, कम से कम 10-12 कुंडलियां एनालिसिस हो जाए, फिर उसके बाद लगातार 1-2 दिन के लिए डाउट का ही रख लेंगे, ठीक है? एक बार आप लोगों के सम्मुख आ जाते हैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके। आपने जैसे बोला था कि गुरुजी अगर किसी का सप्तम भाव पीड़ित है तो उसकी पहली अगर मैरिज खराब है तो आगे की भी खराब होंगी। आपने पिछले एक वीडियो में 2-3 वीडियो पहले हम बात हुई थी। हाँ, वो खराब रहती ही है क्योंकि काम सुख का भाव वही है। हो सकता है विवाह चल रहा हो, विवाह टूटे ना, लेकिन दूसरी में भी नहीं आ पाता है अगर सप्तम पीड़ित है। बट जैसे अगर कई, सप्तम पीड़ित नहीं है तब कुछ हो रहा है, तब दूसरे में जो है वो संतुष्टि आएगी। और जैसे जैसे कईयों मान, का दूसरा ब्याह बहुत अच्छा जाता है, मैरिज अच्छा जाता है, तो फिर उनका मतलब सप्तम पीड़ित नहीं होगा। सप्तम भाव पीड़ित नहीं होगा, या फिर दूसरे भाव की भी गहराई में थोड़ा चले जाइए। दूसरा भाव जो है वो भाव का स्वामी भावेश, और उसके जो लॉर्ड हैं उनका नक्षत्र भी देख लीजिए, समझ रहे हैं? हाँ, हाँ जी गुरु जी, थैंक यू। इसमें जो है 12th हाउस का भी फर्क पड़ता है, तो काफी चीजें हैं, आएंगी आगे देखेंगे। फिलहाल अगर 7th हाउस खराब है तो दूसरी मैरिड में भी वह संतुष्टि नहीं आती, प्रसन्नता नहीं आती। मंगल केतु दो दो, अगर सिर्फ मांगलिक के कारण से परेशानी है तो दूसरे विवाह में वह मांगलिक उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। लेकिन जब कई सारे कारण, मतलब कुंडली में ये दिख ही रहा है, जैसे अभी एक जो मैंने उदाहरण कुंडली आपको दी है, इसको जब आप देखेंगे ना तो इसकी कुंडली में मतलब दाम्पत्य सुख है ही नहीं। तो पहला विवाह हो चाहे दूसरा, जब कुंडली में वो सुख है ही नहीं तो 2 करें 3 करें वो नहीं मिल रहा है। जिससे कर लेंगे उसी के साथ रिश्ते में आग लगी रहेगी, मुंह से अंगार निकलेगा। चौथे में देखिए मंगल और सूर्य दोनों हैं, जी। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और चतुर्थ भाव क्या होता है? परिवार का होता है। अभी जिसकी भगवान कुंडली है ना उसके कारण से परिवार में बड़ा तांडव मचा रहेगा, पारिवारिक कलह रहेगी ये विवाह माता के से, बाद। माता से विवाद हो सकता है, भाइयों से विवाद हो सकता है हम्म। संपत्ति को लेके।
वो चौथा भाव है, तो माता से उतना नहीं बिगड़ेगा जो ससुराल वाली माता से, यानी सास, उससे ज्यादा बिगड़ेगा। क्योंकि जो मायका है वहां जो माता पिता है ना, आप कितने भी बिगड़िए वो सहेंगे। वो कहेंगे परेशान की हैं, चलो विदा करके फुर्सत ले। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे ना, तो वो ट्रीटमेंट वहां नहीं मिलेगा। इसीलिए पेरेंट शब्द से ही समझ लीजिए, जहां आप जा रहे हैं विवाह के बाद, उस पेरेंटिंग में और जो आपको पैदा किए हैं उस पेरेंटिंग में अंतर है। जी। यहाँ आप जला के जाओगे, मन दुखी करके जाओगे, वो सहेंगे, जल लेंगे खुद, लेकिन आपको प्रयास करेंगे कि आपका दिल ना जले, आपका जीवन शांति से चले। लेकिन वहां कुछ भी करेंगे, हटाओ, भगाओ, छोड़ो, तो क्या ये अंतर हो कुंडली जाता है। मिलान से सही नहीं कर सकते गुरुजी? जैसे एक आदमी की कुंडली पीड़ित है, तो सामने वाले की अच्छी ले लें, तब नहीं सही हम्म। होगा? देखिए, कुछ चीजें डेस्टिनी होती हैं। अभी जैसे ये जो इसकी कुंडली है, मंगल और सूर्य चौथे में है, मांगलिक भी हो गई कुंडली। और क्या क्या है देख लेते हैं इसमें। सर सबसे पहले तो 7th लॉर्ड 8th में चला गया ना केतु के साथ। इसमें ये भी देखिए, 7 लॉर्ड 8वें में है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है। अब ये, हम्म। और केतु अष्टम में है, और फिर राहु दूसरे में। वाणी हम्म। भी गड़बड़ है, झूठ बोलना, ये सब छल और प्रपंच ये करना तो अपने दूसरे में राहु। माता से पिता से भी ज्यादा लड़ती होंगी, क्योंकि ये बैठे हैं तो साथ में इसमें पूरा। क्या है कि इनकी डेस्टिनी है, इनको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। अब वो दूसरा हो तीसरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि रीजन बहुत सारे बन रहे हैं ना। जब कोई एक दो रीजन होता है तो आप कह सकते हैं कि पहला विवाह गड़बड़, दूसरा ठीक। लेकिन जब उससे जुड़ा हर कुछ खराब है, विष दोष वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, सप्तमे षष्टम में गया वो भी खराब करेगा, चतुर्थ पीड़ित है, मांगलिक है, कुछ ही करा। तो अच्छा, यहाँ एक चीज और सुन लीजिए। अब मान लीजिए इसी लड़की का मिलान मेरे पास आ गया, और मुझे जी पता जी। है इस कुंडली में कि इसका वैवाहिक सुख नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूंगा कि क्या करने के लिए विवाह ढूंढ रही हो, विवाह क्या करने के लिए करेंगे इसका, इसके जीवन में तो ये सुख है ही नहीं, मत करिए। ये सब मेरा धर्म नहीं है, ये दिक्कत है। मैं वो वहां पे विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, अभी ऐसा ऐसा कर दीजिए तो विवाह जल्दी हो जाएगा। और विवाह के बाद जब समस्या आएगी तो उस लड़की का अपना बुद्धि विवेक किसी से कंसल्ट करेगी तो करेगी। पहले अभी माता पिता की समस्या हल करिए। वो आए हैं पूछने कि विवाह नहीं हो रहा, आप ऊपर से एक टेंशन और दे दीजिए, तो उस पे नहीं। दूसरी चीज, कुंडली मिलान के लिए जब इसी लड़की का किया जाएगा, तो जो जो तरीका है कि हाँ मांगलिक मिल जाए, सप्तम भाव अच्छा मिल जाए, ये सब प्रयास किया जाएगा, अधिक से अधिक चीजें मिलाने का। अब जो ज्योतिष नहीं जानते ना, वो कभी कभी ये चीज कहते हैं, गुरु जी मेरा तो मिला के किया गया था, तब मेरा तलाक क्यों हो गया। मिला देने से ऐसा नहीं है तलाक नहीं होगा, है कुंडली में तो वो होगा। मिलाने का बस इतना ही मतलब है कि अगर कहीं से ईश्वर चाह गए, ग्रह नक्षत्र कहीं से कुछ चाह रहा है, कोई पॉइंट बन रहा है कि विवाह चल जाए, तो शांतिपूर्ण चलाने के लिए कुंडली मिलान होती है। अगर वैवाहिक सुख जीवन में है कुंडली में और गुण मिल गए हैं, तो अच्छा चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा। मिलान इसलिए किया जाता है कि दोनों के पसंद नापसंद वाली चीजें मैच करें,